please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और जोधपुर से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं भवानी सिंह। काले हिरण शिकार मामले में सजा मिलने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सलमान खान अपनी मां से फोन पर बात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एसटीडी कॉल करने के लिए सलमान खान ने जोधपुर सेंट्रल जेल के दफ्तर में पैसे जमा कराए हैं। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद सलमान खान मुंबई में अपनी मां से फोन पर बात कर सकते हैं। तो सलमान खान आज अपनी मां से फोन पर बात करेंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्होंने एसटीडी कॉल के लिए पैसे भी जमा करवा दिए हैं। काला हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा भुगत रहे सलमान खान जोधपुर जेल में बंद है और इस वक्त हमारे साथ भवानी मौजूद हैं। भवानी, सलमान खान आज अपनी मां से बात करेंगे। जी हाँ, कल उन सलमान खान की ओर से पैसे जमा कराए गए थे और ख़ास तौर पर जेल मैनुअल है उसके मुताबिक अगर बात करनी होती तो पैसा होता है एसटीडी के लिए जमा होता और उसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन होता। तो कल इन्होंने करा दिए थे और आज 8 बजे का वक्त तय किया गया है जब वो मुंबई में अपनी मां से बात करेंगे। जी, काले हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जा चुके सलमान खान की जमानत पर सुनवाई को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया है, क्योंकि जो जज आज सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले थे, राजस्थान हाईकोर्ट ने उनका तबादला कर दिया है। सलमान खान की जमानत याचिका पर पहले सेशंस जज रविंद्र कुमार जोशी सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह नए जज चंद्र कुमार सोनगरा लेंगे। तबादले का ऑर्डर जारी होने के बाद अगर रविंद्र कुमार जोशी ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया तो सलमान के वकील इस मामले को एडीजे कोर्ट में सुनवाई के लिए रेफर करने की अपील कर सकते हैं। ऐसे में सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक चल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो सलमान को 2 दिन और जेल में काटने होंगे। गुरुवार को काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर की कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद वो जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। और हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ इस मामले पर जुड़े हुए हैं। भवानी, तो क्या 2 दिन और सलमान को जेल में बिताने पड़ेंगे? क्या कुछ होगा आज? देखिए, बिल्कुल ये सस्पेंस बना हुआ है कि होगा क्या। हमारे साथ हैं इस केस में जो विश्नोई समुदाय है उसके वकील हैं महिपाल विश्नोई। महिपाल जी, आप बताएं सर, अब क्या आज इस तबादला हो गया, जो जज सुनवाई कर रहे थे, क्या वो कर सकते हैं सुनवाई या फिर दूसरा ऑप्शन है कोई? निश्चित तौर पे ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत में पूर्व में जो हाई कोर्ट की फुल बेंच के द्वारा जो स्थानांतरण किए गए थे, सूची की थी, उस प्रक्रिया के तहत आज एक स्थानांतरण की सूची जारी हुई है, जिस पर डीजे रविंद्र कुमार जी जोशी का भी स्थानांतरण हो गया तथा इस स्थान पर अन्य पीठासीन अधिकारी का पद स्थापन भी कर दिया गया है। क्योंकि कल बहस हो चुकी थी और तथा उसमें सरकारी अधिवक्ता जो पोखरराम जी बिश्नोई साहब के द्वारा कहा गया था कि इसमें हमें और समय चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आज न्यायालय के द्वारा आज रखा गया था। परंतु जो स्थानांतरण हो गया उसके बाद में यह उनके सब के ऊपर निर्भर करता है कि वो आज जो कल से आज के लिए शुक्रिया भवानी, इस बड़ी खबर पर आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। संसद भवन के परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक से बाहर निकलते दिखे। इस बैठक में बीजेपी ने दलित समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति तैयार की, जिसके लिए संसद भवन में एक बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस बैठक में बीजेपी सांसदों को 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का राजनीति कर रही है और हमारे विपक्ष तोड़ने का राजनीति कर रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने दलित समुदाय को भरोसे में लेने के लिए 14 अप्रैल से ग्राम स्वराज अभियान चलाने की भी घोषणा की, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता जनधन, जीवन ज्योति, इंद्रधनुष और उज्ज्वला समेत केंद्र की 7 योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देंगे जो दलित समुदाय और गरीबों से जुड़ी है। इसके लिए करीब 20,000 ऐसे गाँव की पहचान की गयी है जहाँ 50% से ज्यादा आबादी दलित समुदाय की है। संसदीय दल की बैठक के दौरान बीजेपी ने दलित आंदोलन के बहाने विपक्ष के हमलों पर पलटवार करने को लेकर भी चर्चा की, क्योंकि पीएम मोदी ने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया और पार्टी नेताओं से जनता के बीच पहुंचकर विपक्ष को बेनकाब करने के लिए कहा।
जिसके बाद फैसला लिया गया कि 12 अप्रैल को बीजेपी के सभी सांसद और मंत्री अपने संसदीय क्षेत्रों में अनशन कर विपक्ष की पोल खोलेंगे। इसके साथ ही विपक्ष को बेनकाब करने के लिए सबका साथ सबका विकास यात्रा भी निकाली जाएगी। सबका साथ सबका विकास यात्रा सभी सांसद निकालने वाले हैं और गाँव में रात्रि निवास करने वाले हैं। इस अभियान के तहत बीजेपी के सभी सांसद और मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम एक रात गुजारनी होगी। दलित समुदाय को लेकर बीजेपी की रणनीति तब सामने आई जब पार्टी के ही 3 दलित सांसद अशोक दोहरे, छोटेलाल खरवार और सावित्रीबाई फूले SC/ST एक्ट को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में दलित नेता जिग्नेश मेवाणी हाथ में माइक लेकर मीडिया कर्मियों से बात करते नजर आए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और अपने समर्थकों को बेंगलुरु में 15 अप्रैल को होने वाली पीएम मोदी की रैली में हंगामा करने के लिए उकसाया। 15 तारीख को पहली बार बेंगलुरु में कैंपेन के लिए मोदी जी पैर रखे तो उनकी सभा में घुस जाए और कुर्सियां हवा में उछाले और उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर दे। मेवाणी के बिगड़े बोल यही नहीं थमे। उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी को कुर्सी छोड़कर हिमालय जाने तक की नसीहत दे डाली। उसको पूछे कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ और उसके बाद जवाब नहीं है तो बोले हिमालय जाके सो जाओ। मेवाणी के तीखे बयानों के बाद कर्नाटक की चुनावी सियासत और गर्मा गई, जिसके बाद बीजेपी ने भी मेवाणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मेवाणी के खिलाफ चुनाव आयोग के साथ पुलिस में भी शिकायत की। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जिग्नेश मेवाणी के कर्नाटक आने पर रोक लगाने की अपील की। कर्नाटक बीजेपी सोशल मीडिया पर भी जिग्नेश मेवाणी को खूब खरी खोटी सुनाई गई। कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि जिग्नेश पीएम मोदी की रैली में कुर्सी उछालना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं। जिग्नेश और उनकी तरह के लोग सभ्य समाज के नाम पर कलंक है। चुनाव आयोग को ऐसे लोगों को विधानसभा चुनाव खत्म होने तक कर्नाटक में आने पर रोक लगा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने गुजरात में जिग्नेश मेवाणी को समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी की तुलना पाकिस्तान से करते हुए उसको देश के लिए खतरा बताया। राहुल गांधी शनिवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को कोलार और चिकबल्लापुर के दौरे पर जाएंगे, जहां वो मंदिर में दर्शन भी करेंगे। सलमान खान को 5 साल की सजा मिलने के बाद उपहार सिनेमा अग्निकांड में अपने बच्चों को गवा चुकी नीलम कृष्णमूर्ति ने ट्वीट कर दुख जताया कि इस देश में जानवरों की मौत की कीमत इंसानों से ज्यादा है। महाराष्ट्र के जलगांव में नगरपालिका चुनाव के दौरान राज्य सरकार में मंत्री गिरीश महाजन बिना हेलमेट के बाइक चलाकर विवादों में गिर गए। देशद्रोह मामले में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। केरल के मलप्पुरम में नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए जमीन के सर्वे को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस और गाँव वालों की झड़प हो गयी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेड लाइट पर खड़ी बस के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में 18 साल के दीपक लाथर ने पुरुषों के 69 किलोग्राम भार वर्ग में 295 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीत लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक इवेंट में राकेश कुमार पात्रा ने रिंग्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सचिन तेंदुलकर ने सोना जीतने वाली वेटलिफ्टर संजीता चानू की कामयाबी को गर्व का लम्हा बताया। हरियाणा के रेवाड़ी में नकाब पहने 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में खड़े नजर आए। आरोप है कि इन दोनों ने हथियार के दम पर एक ट्रक से सिगरेट की 400 पेटियां लूट ली थी, जिन्हें GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से पुलिस ने इनको धर दबोचा और इनके पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की सिगरेट बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली जयपुर हाईवे पर सिगरेट से भरे ट्रक को रोका था। हथियार के बल पर आरोपियों ने ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 ट्रकों में सिगरेट की पेटियां लेकर भाग निकले, लेकिन सिगरेट के एक डिब्बे में GPS लगा हुआ था, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया और वारदात की जगह से करीब 500 किलोमीटर दूर आरोपियों को धर दबोचा गया। आरोपियों के पास से 2 ट्रक और तमंचे भी बरामद किए गए। पुलिस ने दूसरे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। अयोध्या मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म बहस हुई। दोनों पक्षों के वकीलों में यह तीखी बहस कोर्ट रूम के अंदर बैठने को लेकर हुई। जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन को थोड़ी जगह देने को कहा, क्योंकि वो बैठना चाहते थे, लेकिन राजीव धवन इससे नाराज हो गए और कहा कि वो अपनी सही जगह पर खड़े हैं। मनिंदर सिंह ने उनसे दोबारा जगह देने को कहा तो धवन ने कड़ी आवाज में उन्हें बैठ जाने को कहा। इस पर मनिंदर ने पलटवार करते हुए उन्हें तमीज से पेश आने की नसीहत दी तो राजीव धवन ने नॉनसेंस कह दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। इस दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा खामोश रहे।
जबकि मनिंदर सिंह ने राजीव धवन से कहा कि वो नॉनसेंस बात कर रहे हैं। इस पर फिर धवन ने उन्हें नॉनसेंस कह दिया। तब सरकारी वकील तुषार मेहता ने इशारों में धवन पर हमला करते हुए तंज किया कि कुछ लोग कोर्ट की गरिमा खराब कर रहे हैं, जिस पर राजीव धवन ने कहा कि उन्हें पता है। इस पर मनिंदर सिंह ने राजीव धवन पर कटाक्ष किया कि उन्हें क्रैश कोर्स की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली तीखी बहस के दौरान जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर ने भी कुछ नहीं कहा। हालांकि थोड़ी देर खामोश रहने के बाद चीफ जस्टिस ने राजीव धवन से बहस शुरू करने की कहा, जिसके बाद आगे की सुनवाई शुरू हुई। मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने दलील दी कि अयोध्या का मामला बिना बहस के ही संविधान पीठ को भेजा जाए। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि निकाह हलाला और बहुविवाह का मामला सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुने ही संविधान पीठ को भेज दिया था, क्योंकि वो अहम केस था। धवन ने बेंच से पूछा कि क्या अयोध्या का मामला महत्वपूर्ण नहीं है, वो अभी बताएं, क्योंकि देश जानना चाहता है और प्रेस भी मौजूद है। इस पर हिंदू पक्ष के वकील CS वैद्यनाथन ने आपत्ति जताई और साफ किया कि इस तरह बहस नहीं हो सकती। जबकि जस्टिस अशोक भूषण ने राजीव धवन को फटकार लगाते हुए कहा कि वो इस मामले में प्रेस को शामिल न कर अपना काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अयोध्या मामला संविधान पीठ में भेजने का फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही होगा। 2 घंटे की जिरह के बाद मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल तय की गई। अयोध्या मामले में राजीव धवन अपनी बहस आगे भी जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदे के तहत वायुसेना के लिए 110 लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला वायुसेना में लड़ाकू विमानों की भारी कमी को देखते हुए लिया। इस फैसले के तहत 110 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस टेंडर के जरिए 15% लड़ाकू विमान सीधे खरीदे जाएंगे, जबकि 85% लड़ाकू विमानों को मेक इन इंडिया के तहत देश में ही तैयार किया जाएगा। इसके लिए भारतीय कंपनी विदेशी कंपनी से करार कर टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकती है। खरीदे जाने वाले लड़ाकू विमानों में 25% 2 सीटर होंगे, जिनका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा, जबकि 75% लड़ाकू विमान सिंगल सीटर होंगे, जिनका इस्तेमाल जंग में किया जा सकेगा। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू साइकिल रैली में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अमरावती में एक साइकिल रैली में शामिल हुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश को पीएम मोदी से कहकर पूरे देश में शराबबंदी लागू करवाने की नसीहत दी। आज फिर से उस मांग को दोहरा देते कि देश भर में पूर्ण रूप से शराबबंदी को लागू किया जाए। राजस्थान के बीकानेर में अचानक धूलभरी आंधी चलने और ओले गिरने से गेहूं, चने, सरसों और इसबगोल की तैयार फसल को काफी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस नेता प्रिया दत्त ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर रिमोट कंट्रोल से चलने का आरोप लगाया। उनको थोड़ा सा कुछ राजनीतिक विज्ञान की क्लास में बैठना पड़ेगा और समझ में आ जाएगा कि कौन चला रहा है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस की जगह चाचा दिवस के रूप में मनाने की मांग की। तो हम चाहते हैं कि चाचा नेहरू जी के जन्मदिन पर हम देश में चाचा दिवस मनाएं। झारखंड की धनबाद पुलिस ने फर्जी चेक की मदद से बैंक से 95,000 रुपए निकालने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। केरल के मलप्पुरम में कुछ पुलिस वाले इलाके के लोगों को पकड़कर ले जाते दिखे। पुलिस का आरोप है कि नेशनल हाईवे को चौड़ा करने से नाराज इलाके के लोगों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पथराव और आगजनी करने के आरोप में इलाके के लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पर टायरों में आग लगाकर भी अपना विरोध जताया। इलाके के लोगों के हिंसक प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पुलिस भी एक्शन में आई। पत्थरबाजी की घटना में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इलाके के लोग नेशनल हाईवे को चौड़ा करने की योजना से नाराज हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए उनसे उनकी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। आज से राहुल गांधी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। पिछले 2 महीने में राहुल गांधी का ये 6वां कर्नाटक दौरा है। सुबह 11:30 बजे कोलार के पास मुलबागल में गणपति मंदिर में दर्शन करके राहुल गांधी दौरे की शुरुआत करेंगे। उसके बाद राहुल कोलार के पास मुलबागल में लोगों से मुलाकात करेंगे। फिर दिन में कोलार जिले में कई जगह उनका स्वागत समारोह होगा और फिर शाम 6 बजे कोलार के चिकबालापुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारत की झोली में अभी तक 4 मेडल आए हैं और चारों ही मेडल देश को वेट लिफ्टिंग में मिले हैं। इनमें पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने 48 किलो वेट कैटेगरी में गुरुवार को दिलाया।
ये भारत की झोली में आया गोल्ड कोस्ट ओलंपिक का पहला गोल्ड था। दूसरा गोल्ड मेडल संजीता चानू ने 53 किलोग्राम वर्ग में दिलाया। संजीता चानू से देश गोल्ड की उम्मीद कर ही रहा था और वो उम्मीदों पर खरी उतरी। सिल्वर मेडल गुरुवार को देश की झोली में गुरुराज ने 56 किलोग्राम कैटेगरी में डाला और ब्रॉन्ज मेडल दिलाने का काम 19 साल के हरियाणा के युवा खिलाड़ी दीपक लाथर ने किया, जिन्होंने 69 किलोग्राम वेट में कैटेगरी में ये कामयाबी हासिल कर ली थी। आंध्र प्रदेश के अमरावती में आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने समर्थकों के साथ साइकिल चलाते नजर आए। साइकिल रैली के जरिए चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई और वेंकटपल्लम गांव से साइकिल की सवारी शुरू की। इस दौरान पार्टी का झंडा थामे कुछ कार्यकर्ता रैली में पैदल चलते भी नजर आए। टीडीपी ने इस रैली के जरिए केंद्र तक राज्य के लोगों की आवाज पहुंचाने का दावा किया। साथ ही केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आंध्र के लोगों से वादा खिलाफी की और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वेंकटपल्लम गांव से निकली टीडीपी की रैली सचिवालय पर जाकर खत्म हुई।